हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। इंडियन स्टेट सीरीज में आज मैं अगला राज्य को लेकर के हाजिर हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कराएंगे। चलिए हम लोग आज जानेंगे भारतीय राज्य कर्नाटक। उससे पहले मैं बता दूँ, हमारे चैनल पे बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए एसटीएस सीरीज चल रहा है। सुपर टॉपिक सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 48 घंटे के लिए टॉपिक्स दिए जाएंगे जो होमवर्क के तौर पे रहेंगे। वो आप घर पे बैठे बैठे करेंगे और उसके अगले दिन आपको सुपर टॉपिक वाइज सेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि एक टेस्ट 5 बजे सुबह 50 प्रश्न का और एक 8 बजे सुबह 100 प्रश्न का सेट दिए जाते हैं। आप लोग इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और बिहार यूपी जहाँ भी से आप बिलोंग करते उस राज्य का एक सीट आप अपना कंफर्म जरूर करेंगे। चलिए आगे शुरू करते। हम लोग आज बात करेंगे कर्नाटक, यानी कि भारतीय राज्य जो दक्षिण और पश्चिम की ओर स्थित है ना। भारत गणराज्य का एक राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु, और जनसंख्या की बात करें तो 6,10,95,297 इसकी जनसंख्या। कुल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 319 पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। और जिले की बात करें तो 30। राजभाषा यहाँ की कन्नड़। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये सभी डाटा जो है ऑफिशियल साइट से लिए गए। अगर आप लोग को भी कभी भी और कहीं से भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करेंगे, मैसेज ज़रूर करेंगे। मैं उसको और भी डिटेल में खोजने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश और प्रयासों के साथ इसे पूरा किया। ठीक है, आप लोग को जहाँ भी अगर कुछ गलत दिखे आप ज़रूर मैसेज करेंगे, हमें कमेंट्स करेंगे। क्लियर है। और जो लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए इसके गठन की बात करें तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ की सरकार कर्नाटक सरकार कहलाती है। वर्तमान राज्यपाल वजुभाई वाला, वर्तमान यानी अभी 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं तो वजुभाई वाला, और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि भाजपा पार्टी से संबंधित है। यहाँ की विधानमंडल कैसी है तो द्विसदनीय, जिसमें विधान परिषद में कुल 75 सीटें और विधानसभा में 225 सीटें शामिल है। भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में 28 सीटें शामिल है। साथ ही इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो कर्नाटक उच्च न्यायालय, यहाँ के डाक सूचक संख्या 56 से 59 और वाहन अक्षर आपको मिलेंगे के मतलब कर्नाटक। जिस तरह से BR मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश यानी UP, मध्य प्रदेश यानी MP, इसी तरह से कर्नाटक का KA। और मैं बता दूं, इससे पहले की वीडियो में केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए इसके राजकीय चिन्ह की बात करें तो राज्य पशु है एशियाई हाथी, जिसे एलिफस मैक्सिमस कहा जाता है वैज्ञानिक नाम में। ये सभी ब्रैकेट में जो दिए गए हैं ये इसके वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी भारतीय रोलर, जिसे कोरासिया इंडिका कहा जाता है। राज्य फूल कमल, जिसे नेलुम्बो न्यूसिफेरा कहा जाता है। राजकीय वृक्ष चंदन, जिसे संतालु एल्बम। और यहाँ की गीत जया भरत जननी तनुजते। यहाँ का गीत क्या है? जया भरत जननी तनुजते यहाँ का राजकीय गीत है। साथ ही राज्य भाषा की बात करें तो कन्नड़। अब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे क्या। आप लोग लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में जैसे जैसे आप नीचे तक जाओगे वैसे वैसे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखता जाएगा। मैंने लास्ट में वही और ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बातों को शामिल किया। चलिए बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो हम लोग ये ऐसे या कर्नाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था, जो पहले मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में इसका नामकरण हुआ और कर्नाटक नाम दिया गया। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा,
उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल राज्य लगता है। इसका कुल क्षेत्रफल 74,122 वर्ग मील जो कि 1,91,976 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.83%। यहाँ कुल 30 जिले स्थित हैं और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा, आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। इतिहास की कुछ बात करें तो कर्नाटक शब्द के उद्गम के कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या एक है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया, जिसका संयोजन करुनाडु कहलाता है। और करुनाडु का अर्थ होता है काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। करुनाडु का अर्थ होता है काली भूमि या ऊंचा प्रदेश, ठीक है। और यहीं से इसका नाम कर्नाटक पड़ा। आप लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप पे, वहाँ आप पीडीएफ भी जरूर पढ़ेंगे। काला शब्द यहाँ के बायुलुसीम क्षेत्र की काली मिट्टी से आया और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी से लिया गया, ठीक है। और इसे ब्रिटिश राज्य में इसे कार्नेटिक बोला जाता है, उसी को आज बदल के कर्नाटक अपभ्रंश भाषा में बोला जाता है। और यह जो कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय भूमि के रूप में पाई जाती है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कर्नाटक का इतिहास देखें तो पट्टदकल में मल्लिकार्जुन और काशी विश्वनाथ मंदिर चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाए गए थे। जो कर्नाटक का पट्टदकल और काशी विश्वनाथ ही जो उत्तर प्रदेश का है, ये सभी चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाए गए थे, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। कर्नाटक का विस्तृत इतिहास की बात करें तो कई करवटें बदलती रही है। राज्य का प्रागैतिहासिक पाषाण युग तक चला। इसका काल क्या है तो प्रागैतिहासिक पाषाण युग तक है ना। इसमें मध्य एवं नव पाषाण युग के साक्ष्य मिले। हड़प्पा के खोज में यहाँ स्वर्ण कर्नाटक की खाने से निकला हुआ मिला। इतिहासकारों को 3000 पूर्व के कर्नाटक और सिंधु सभ्यता के बीच खोजने पर विवश किया। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कर्नाटक राज्य मौर्य वंश के सम्राट अशोक के अधीन, उसके पहले नंद वंश के अधीन, सातवाहन वंश में फिर कर्नाटक का भूभाग सब था। साथ ही कदम वंश, पश्चिम में गंग वंश, ये सभी वंश यहाँ पे शासन किए थे। कदम वंश की स्थापना जो ये इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, मयूर शर्मा ने 345 में किया था और जिसकी राजधानी बनवासी थी। पश्चिम में गंग वंश की स्थापना कोंगनी वर्धन माधव ने 350 में किया और तालकट को राजधानी बनाया था। आप लोग पीडीएफ पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट को बता रहा हूँ। हलीमती शिलालेख एवं बनवासी में मिले एक 5वीं शताब्दी की ताम्र मुद्रा के अनुसार ये प्रशासन कन्नड़ भाषा प्रयोग करने वाले प्रथम दृष्टांत बने और इनमें राज्य कन्नड़ साम्राज्य, बादामी चालुक्य वंश, मान्यखेट के राष्ट्रकूट और पश्चिमी चालुक्य वंश, ये सभी दक्षिण के बड़े भाग पर शासन किए। क्लियर है। इसके साथ ही इन्होंने कन्नड़ साहित्य का भी विकास किया, जो आगे चलकर 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के कला व साहित्य का योगदान का आधार बना था। यानी कि कन्नड़ साहित्य का उत्पादन यहीं से हुआ था। आगे देखें तो आधुनिक कर्नाटक में, यानी कि आधुनिक कर्नाटक की बात करें तो 990 से 1210 ईस्वी के बीच में चोल वंश ने इस पर अधिकार किया और इसमें राजा राज चोल प्रथम ने आरंभ करके उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम तक इसका शासन शुरू हुआ, जिसने विश्व धरोहर स्थल में एक विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी विजयनगर के अवशेष भी निकट में मिलते, यानी कि होयसल ये सब जो है यहाँ पे वहाँ। क्लियर है। इसी में जाने तो यहाँ पे अनुपम कन्नड़ संगीत और होयसल स्थापत्य शैली की मंदिर मिलती है। साथ ही होयसल साम्राज्य ने अपने शासन के विस्तार के तहत आधुनिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के छोटे भाग को विलय किया था। 14वीं शताब्दी में आरंभ में हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सभी लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने किया था कब, 14वीं शताब्दी में, जो कि 1336 ईस्वी का काल था। ठीक है, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान के बेल्लारी जिला में तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित है। क्लियर है। आगे जानेंगे तो 1565 में समस्त दक्षिण भारत सहित कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पर तालीकोटा के युद्ध के हार के बाद जो है यहाँ पे बीदर में बहमनी सुल्तान की मृत्यु के उपरांत ही बीजापुर सल्तनत ने जल्दी दक्षिण पर अधिकार कर लिया था। यानी कि अब यहाँ पे बीजापुर का अधिकार हो गया था और 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य से मात होने के बाद ये सभी खत्म हो गया।
है ना। और बहमनी और बीजापुर के शासकों ने उर्दू और फारसी साहित्य तथा भारतीय पुनरुद्धार स्थापत्य कला, जिसको इंडो सैनिक कहा जाता है, को बढ़ावा दिया। और इसके प्रमुख उदाहरण हैं गोल गुंबज। अब इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, यानी कि जियोग्राफिकल बात करें, तो कर्नाटक राज्य में 3 प्रधान मंडल है। तटीय क्षेत्र करावली, पहाड़ी क्षेत्र मालेनाडु और जिसमें पश्चिमी घाट आते हैं। साथ ही तीसरा बयालू सीमी क्षेत्र, ये जो दक्षिण पठार का क्षेत्र है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र बयालू सीमी में आता है। जो तीसरा भाग है वहाँ पे राज्य का यानी कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र आता है। और इसका उत्तरी भाग भारत का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है। कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थल चिकमंगलूर जिले का मुल्यनगिरी पर्वत है। कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थल चिकमंगलूर जिले में स्थित मुल्यनगिरी पर्वत है और यह समुद्र से 1929 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, मालप्रभा और शरावती नदी स्थित है। कृषि हेतु यहाँ पे कुल मृदा की बात करें तो 6 प्रकार में बांटा गया, जो लाल, लैटेराइट, काली, तटीय रेतीली, एलुबिनो, कोलिविलिया मिट्टी, ये सभी में। और यहाँ पे कुल 4 ऋतु पाए जाते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसूनोत्तर काल, ये सभी यहाँ की ऋतु कहलाती। मौसम विभाग के आधार पर, जो मौसम विभाग है भारत के, उसके आधार पर यहाँ 3 क्षेत्र बांटे गए, तटीय, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक। शिमोगा जिला में अंगुबे भारत में दूसरा सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा पाने वाला स्थल है। भारत का सर्वाधिक औसत वर्षा में दूसरे स्थान पर शिमोगा जिला का अगुम्बे है। अगर पहला की बात करें तो मासिन राव चेरापूंजी जो है ना वो था, और दूसरा में शिमोगा। क्लियर है। कर्नाटक का लगभग 38,724 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वन से आच्छादित है, लगभग 20%। और ये वन आच्छादित भारत के औसत वन से कुल 23% है और भारत का जो निर्धारित वन है वो 33% है। यानी भारत में जो वन नीति द्वारा जो वन की संख्या यानी कि प्रतिशत नियंत्रित की गई है वो 33% है, जिसमें से कर्नाटक में कुल 23% ही शामिल है। कर्नाटक के कुल जिले की बात करें तो यहाँ कुल 30 जिले हैं। यहाँ पे से देखेंगे बागलकोट, बेंगलुरु ग्रामीण, शहरी, बीजापुर, जामनगर, चिकमंगलूर, इस तरह से मैसूर, रायचूर, रामनगर, शिवमोगा, तुमकुर, उडुपी, उत्तर कन्नड़, यादगिर, कोल्लार, कोप्पल, कोडुगु, हावेरी, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे, धारवाड़, गदग, गुलबर्ग, हासन, चिकबल्लापुर, चामराजनगर, बीदर, बल्लारी, बेलगावी, ये सभी यहाँ के कर्नाटक के जिले स्थित हैं। कुल 30 जिले। आप लोग आराम से PDF पढ़ लेंगे या वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे एक बार। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और स्थानीय भाषा के रूप में यहाँ के लगभग 64.75% लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। सरकार और प्रशासन की बात करें तो यहाँ की कर्नाटक सरकार यहाँ पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहाँ द्विसदनीय सरकार है और विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में कुल 225 सदस्य जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य जो कि स्थायी संस्था होती है, ये सभी को मालूम है। और जहाँ 1/3 यानी कि 25 प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, जिस तरह से विधान परिषद के कुछ रूल हैं वैसे जैसे कि राज्यसभा के। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कर्नाटक की लगभग 56% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून पर वहाँ की कृषि निर्भर करती है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े उद्योग भी स्थापित हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL के नाम से जाना जाता है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान मशीन टूल्स आदि जो बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ भारत के कई प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी है, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु में है ना, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और मंगलौर में स्थित एक तेल शोधन केंद्र। ये सभी कर्नाटक में उपस्थित अर्थव्यवस्था जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी देती है। साथ ही देखें तो 1970 के दशक में कर्नाटक खास करके जो बेंगलुरु है वो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT क्षेत्र में है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये विशेष रूप से उभरा,
जिसमें से कि कहा जाता है कि 2009 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 2000 आईटी फर्म हैं और इसके सभी मुख्यालय जो बंगलौर है वहीं पे स्थित है। यहाँ जिनमें दो सबसे बड़े आईटी कंपनी इन्फोसिस और विप्रो, सभी लोग नाम सुने होंगे, इन्फोसिस और विप्रो जो है वो कर्नाटक में ही स्थित है। साथ ही देवनहल्ली के बाहरी ओर का नंदी हिल के क्षेत्र में 50 वर्ग किलोमीटर के भाग में जो 22 बिलियन के वाइल्ड आईटी निवेश क्षेत्र बन रहा है, जो कि कर्नाटक की मूल संरचना के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होने वाली है। कौन सी? तो वाइल्ड आईटी निवेश क्षेत्र में, ठीक है। और इन सभी कारण के चलते ही बंगलौर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? बंगलौर को, ठीक है। भारत में कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है, जिसमें से कुल 320 जैव प्रौद्योगिकी है, जिनमें 157 कंपनियां और यहाँ स्थित है। देश के कुल 320 में से 157 सिर्फ कर्नाटक में, क्लियर है। और भारत के कुल पुष्प उद्योग में कर्नाटक का 75% योगदान है। भारत के अग्रणी बैंकों में 7 बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजय बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उद्गम इसी राज्य में माना जाता है। यहाँ की जो बंगलौर सिल्क और मैसूर सिल्क है वो विश्व प्रसिद्ध है, जो कि रेशम उत्पादन में बहुत ही अग्रणी माना जाता है। और उसमें मुददन हल्ली, कनी बेनारायणपुरा, ये सभी दोडबल्लपुर, ये सभी यहाँ के रेशम उद्योग क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ की यातायात की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक के मंगलौर, बेलगांव, हुबली, हम्पी, बेल्लारी, ये सभी में विमान क्षेत्र यानी कि हवाई अड्डा शामिल है, जिसमें से बंगलुरु और मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 2, बंगलुरु और मंगलौर शामिल है। मैसूर और गुलबर्ग में अभी नया बनाने की बात चल रही है। यहाँ की प्रधान वायु सेवाओं के बारे में बात करें तो किंग फिशर एयरलाइंस और एयर डेक्कन यहीं से संचालित होती है, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक में रेलवे लाइन भी बहुत सारे हैं, जिसमें कि 3889 किलोमीटर। ये डाटा चेंज भी हो सकता है, ये आप इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। ये जो है आप दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के जब 2002 में हुबली में, आप लोग पता होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन है ना, साउथ वेस्ट है ना, ये जो है 2003 में हुबली में जो बना था, इसका मुख्यालय जब वहाँ बनने के बाद ये सभी दक्षिण पश्चिम रेलवे में आ गया। और पहले ये दक्षिण पश्चिम मंडल में आते थे और शेष दक्षिण रेलवे मंडल में, क्लियर है। कर्नाटक में कुल 11 जहाज पतन यानी बंदरगाह है, जिसमें मंगलौर पोर्ट सबसे नया और अन्य जो है वो उन सबसे बड़ा और आधुनिक है। मंगलौर का नया पतन भारत के 9वें प्रधान पतन के रूप में 4 मई 1974 को सौंपा गया था। इसके बारे में मैं और नीचे बताऊंगा, अभी आगे चल के बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं, आप उसे जरूर देखेंगे। यहाँ की संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे भिन्न भिन्न जातियाँ, बहुत सारी जाति पाई जाती है। कन्नड़ के अलावा तुलुक जाति, कोडब जाति, कोंकणी जाति, साथ ही यहाँ की कुछ जनजातियों की बात करें तो सोलिंग, येरवा, टोडा, ये सभी यहाँ सिद्धि यहाँ की प्रमुख जनजाति शामिल है। कर्नाटक का विश्व स्तरीय शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान है, जिसमें से कि कर्नाटक शैली और हिंदुस्तान शैली यहीं से प्रारंभ हुआ था। इसके कुछ अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में हरिदास आंदोलन चला था कर्नाटक संगीत के विरोध, जिसमें से कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह की उपाधि दिया जाता है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। साथ ही यहाँ के कुछ प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो गंगूबाई हंगल, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमसेन जोशी, बसवराज राजगुरु, सवाई गंधर्व, ये सभी यहाँ से संबंधित थे। यहाँ की परंपरा की बात करें तो यहाँ की महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती है। साथ ही यहाँ की जो पुरुष जो कोडगु अलग एक प्रांत है, जहाँ पे वहाँ के लोग अलग प्रकार की साड़ी पहनती है। यहाँ की पुरुष जो होते हैं वो परंपरागत धोती पहनते हैं, जिसे पांचे कहा जाता है। कर्नाटक के पुरुष जो धोती पहनते हैं उसे पांचे कहा जाता है। और यहाँ की जो एक अलग ही शैली का पगड़ी होता है, जिसे मैसूरी पेटा कहा जाता है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में जो विशेष प्रकार की पगड़ी पाई जाती है उसे मैसूरी पेटा कहा जाता है, और उत्तरी क्षेत्रों में राजस्थानी शैली में से पगड़ी या पटगा कहलाता है।
यहाँ की खाद्य पदार्थ की बात करें तो चावल और रागी यहाँ की मुख्य खाद्य पदार्थ है। धर्म की बात करें तो श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की एकात्म प्रतिमा आज भी जैन धर्मावलंबियों के लिए सर्वप्रिय तीर्थस्थलों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी को भारत पर्यंत 4 पीठों में से दक्षिण पीठ हेतु चुना था, है ना। श्रृंगेरी जो है वो भारत के 4 पीठ में से एक पीठ दक्षिण पीठ में स्थित है, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के अग्रणी व्याख्याता रामानुजाचार्य ने मेलकोट में कई वर्षों तक निवास किया था और साथ ही वे 1998 में कर्नाटक आए और 1122 तक वहाँ पे वास किए थे। इन्हें होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। क्लियर है। कर्नाटक में ईसाई धर्म का 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जब 1545 में संत फ्रांसिस जेवियर का वहाँ पे आगमन हुआ था। साथ ही यहाँ पे गुलबर्ग और बनवासी में बौद्ध धर्म का जड़ भी पनपा और गुलबर्ग जिला में 1986 में खोजे गए मौर्य काल के अवशेष भी मिले, जो कृष्णा नदी के तराई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान मत का खूब प्रचार करता है। यहाँ पे राज्योत्सव की बात करें तो नाड हब्बा यहाँ की राज्योत्सव माना जाता है। साथ ही यहाँ पे प्रमुख पर्व मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी या नाग पंचमी, दीपावली, ये सभी यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय विद्या विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, ये सभी यहाँ पे शामिल है। और राज्य में कुल 6 विश्वविद्यालय है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय, गुलबर्ग कर्नाटक, कुम्बेपु विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, इसके अलावा एक मानी विश्वविद्यालय, क्राइस्ट विश्वविद्यालय भी स्थित है। ये सभी यहाँ पे कुल प्रमुख शिक्षण केंद्र है। मीडिया की बात करें तो इस राज्य में समाचार पत्रों का इतिहास 1843 से आरंभ हुआ था, जब बेसल मिशन के एक मिशनरी हरमन मोगली ने प्रथम कन्नड़ समाचार पत्र, ध्यान देना, प्रथम कन्नड़ समाचार पत्र की शुरुआत हरमन मोगली ने मंगलुरु समाचार का प्रकाशन आरंभ किया था और प्रथम कन्नड़ सामयिक मैसूर वृत्तांत प्रबोधिनी मैसूर में भाष्यम भाष्याचार्य ने निकाला था। ये नाम वही है, भाष्यम भाष्याचार्य ने इसे निकाला था। और भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1947 में एन गुरुस्वामी ने द प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। 1947 में एन गुरुस्वामी ने द प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में स्थापना की और वहीं से 2 समाचार पत्र डेक्कन हेराल्ड और प्रवाजनी का प्रकाशन शुरू हुआ। आधुनिक युग के पत्रों में द टाइम्स ऑफ इंडिया और विजय कर्नाटक क्रम यहीं से प्रसारित किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और जबकि विजय कर्नाटक कन्नड़ भाषा की समाचार पत्र है। भारत का प्रथम निजी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी जो था 1935 में प्रोफेसर M.B. गोपाल स्वामी द्वारा मैसूर में आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट बनेगा, आकाशवाणी की शुरुआत किसने? M.B. गोपाल स्वामी ने मैसूर में। और यह रेडियो स्टेशन काफ़ी लोकप्रिय रहा। बाद में इसे स्थानीय नगरपालिका ने ले लिया और आगे चल के 1955 में इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो द्वारा अधिग्रहण कर बंगलुरु ले गया, जिसे बाद में आकाशवाणी के नाम से जाना गया। यहाँ खेल की बात करें तो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान जो अनिल कुंबले हैं वो भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो यहीं से हैं। वही साथ ही बात करें तो यहाँ पे वार्षिक कोडव हॉकी उत्सव, याद रखना, कोडव हॉकी उत्सव विश्व में सबसे बड़ा हॉकी टूर्नामेंट है और इसी शहर में भारत के सर्वोच्च क्रीड़ा संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण तथा नाइके टेनिस अकादमी भी स्थित है। राज्य का लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट है, जिसमें से कि 6 बार कर्नाटक राज्य जो है वो रणजी ट्रॉफी जीता है। साथ ही बेंगलुरु में स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो IPL खेलता है उसकी फ्रेंचाइजी भी बेंगलुरु में ही स्थित है। क्लियर है। यहीं पे 1980 में जो भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता प्रकाश पादुकोण, इनको आप लोग दीपिका पादुकोण जी का ये पिता, दीपिका पादुकोण की ये पिता प्रकाश पादुकोण जो 1980 में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिए थे। इसके अलावा जो पंकज अडवाणी जो है ना, पंकज अडवाणी जिन्होंने कि बैडमिंटन में 20 वर्षों की उम्र में ही अपनी स्पर्धाओं के द्वारा सभी का मन मोहा था। 2003 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, 2005 में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप आदि जीता था।
पर्यटन की बात करें, अब यहाँ पे प्रमुख पर्यटन की बात करें तो बहुत सारे, ये जो है कर्नाटक राज्य को भारत के राज्यों में सबसे प्रचलित पर्यटनों की सूची में चौथा स्थान प्राप्त है, चौथा स्थान। और साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय संरक्षित उद्यान और वन है। आगे जाने तो बीजापुर का गोल गुंबद बाइजेंटाइन साम्राज्य के हैजिया सोफिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा गुंबद है, याद रखना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद, जबकि भारत का पहला। राज्य के मैसूर शहर में स्थित महाराज पैलेस, साथ ही श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति 17 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सर्वोच्च 81 प्रतिमा है ना। कर्नाटक में जलप्रपात की बात करें तो गोकक जलप्रपात, उंचल्ली प्रपात, मगोई प्रपात, एब्बे प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, ये सभी शामिल है। अब यहाँ की प्रमुख मंदिर की बात करें तो मुरुदेश्वर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, मुक अंबिका मंदिर, श्रृंगेरी देवी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर जो कि श्रवणबेलगोला में, होयसलेश्वर मंदिर जो मंदिरों का समूह कहलाता है, साथ ही विरूपाक्ष मंदिर जो बेसर शैली से बनी है, और हम्पी की मंदिर और पटाटकल मंदिर। पटाटकल मंदिर जो है वो यूनेस्को साइट भी है, पटाटकल मंदिर यूनेस्को साइट है। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो मंगलुरु, मालपे, पदुबिद्री, भटकल, कारवार, तदेरी, होनापुर, कुंडापुर, हैंगरकट्टा, ये सभी यहाँ की प्रमुख छोटे बड़े बंदरगाह हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथा मंदिर, बांदीपुर, नागरघोल, यहाँ से मंदिर से कंफ्यूज नहीं होना, रंगनाथा मंदिर ये टाइगर रिजर्व के नाम पर भी है। नागरहोल, काली दांडेली और अंसी, ये सभी यहाँ की टाइगर रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो कि भारत का सबसे बड़ा, और दांडेली एलिफेंट रिजर्व। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, मैंने सिर्फ भद्रा लिखा, ठीक है, यानी कि भद्रा टाइगर रिजर्व, ये पूरा आप लोग जब भी लिखना पूरा भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी टाइगर रिजर्व, उसी तरह से जैसे एलिफेंट रिजर्व है तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व, दांडेली एलिफेंट रिजर्व, ये सभी है। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो घाट प्रभा, कोक्केरेबेल्लूर, रंगनाथ, गोदाम्बी, बनकापुर, पिकॉक कंजर्वेशन, आदि चुनचनगिरी, ये सभी यहाँ की बर्ड सेंचुरी है। साथ ही नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बनेरहट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर तो आप लोग सभी ने सुना होगा, पर ये सभी शायद ही कभी सुनने को मिलता है ना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तो है पर इसकी उतनी कहीं पे चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो घाट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानी बेन्नूर सेंचुरी, भद्रा रंगनाथ ठिट्टू जो कि कर्नाटक की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वही बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी, सोमेश्वर। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो सोमेश्वर है, ये सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार और इधर नेपाल के साइड में वो वाली नहीं है, ठीक है, ये बिहार वाली सोमेश्वर पहाड़ी नहीं है, ये सोमेश्वर नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। साथ ही मुकम्बिका, शरावती, डांडेली, भीमगढ़ और बुक्कापटना, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं, बुक्कापटना नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जाने कर्नाटका के बारे में। आज हमने कर्नाटक राज्य को जाना। आप लोग ध्यान देंगे, जिनको पीडीएफ चाहिए वो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए, और सुपर टॉपिक सीरीज जो नए लोग हैं वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।